Dear students, a very good morning to all of you. Here Hemlata ma'am is once again with you. Students, now I am going to discuss with you the last questions of the poem My Mother at 66, because yesterday we left these questions due to shortage of time. So now we will continue it, and then after that we will continue our second poem, which is an elementary school classroom in a slum. तो बेटा, सबसे पहले मैं आपके साथ जो हमने पोइम की थी लास्ट टाइम, मतलब कल हमने जो पोइम की थी उसका जो लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया था वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. देन उसके बाद हम जो न्यू पोइम है आपकी, बिकॉज एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद न्यू पोइम जो है आपकी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. हम कंप्लीट नहीं करेंगे बट थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो बेटा जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था कल, तो उसको देखिए. कहते हैं कि व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोइम माय मदर एट 66. कहते हैं कि पोइट जो है वो इसके थ्रू, जो उसने पोइम बताई है हमें माय मदर एट 66, इसके थ्रू वो कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता था. कहते हैं कि थ्रू दिस पोइम द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट द यंगस्टर डू फील फॉर देयर एल्डर्स बट दे डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली. कहते इस पोइम के थ्रू जो पोइट है वो हमें वो कन्वे करना चाहता है मैसेज किसको, यंगस्टर को. कहते हैं जो यंगस्टर होते हैं डू फील फॉर देयर एल्डर्स, वो एल्डर्स के लिए फील तो बहुत करते हैं बट दे डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली, लेकिन वो इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाते. जैसे इस पोइम में ही एग्जाम्पल दी गई थी कि जो पोइट है वो अपनी मदर के लिए बहुत फील कर रही थी बट वो अच्छे से उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी. तो यही उसने बताया है, यही मैसेज वो देना चाहती है इस पोइम के थ्रू. कि कई बार क्या होता है कि यंगस्टर बहुत फील करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, उनको फीलिंग होती है बट वो इसको अच्छे से प्रॉपरली इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ. अब कहते हैं द पोइट रिकॉल द डे when she was driving from her parents' home to Cochin where she was to catch a fly. कहते हैं पोइट रिकॉल करती है. रिकॉल वो क्यों करती है, क्योंकि जो उसकी मदर है वो कोचिन के लिए एयरपोर्ट कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे जा रही थी. तो हमें जो पोइम में बता रही है वो एक वीक के बाद बता रही है, तो वो रिकॉल कर रही है उस टाइम को, वो रिकॉल करती है. वो जो लास्ट फ्राइडे जो अपनी मदर के साथ वो गई थी कोचिन एयरपोर्ट, उस चीज़ को वो रिकॉल करती है, तो उस टाइम के बारे में वो हमें बताती है. कहते हैं द पोइट रिकॉल द डे व्हेन शी वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन वेयर शी वाज टू कैच अ फ्लाई. कहते हैं कि अब वो रिकॉल कर रही है उस टाइम को कि जब वो क्या कर रही थी, ड्राइविंग कर रही थी अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचिन के लिए जा रही थी, जहाँ पे उसको फ्लाइट जो है उसको कैच करना था, उसको पकड़ना था. कहते हैं हर मदर वॉज आल्सो सिटिंग बिसाइड हर, कि उसकी जो मदर थी वो भी उस गाड़ी में उसके साथ बैठी हुई थी. शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ द पोइट. वो उसके साथ जा रही थी, क्यों, क्योंकि उसको वो क्या करना चाहती, सी ऑफ करना चाहती थी पोइट को. उसकी मदर उसके साथ क्यों जा रही थी, क्योंकि पोइट जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट, उसे फ्लाइट पकड़नी थी, तो वो भी उसको वहाँ पे सी ऑफ करने के लिए जा रही थी. व्हेन द पोइट टर्न अ लुक एट हर मदर शी फाउंड हर डोजिंग. कहते हैं कि जब पोइट ने अपनी मदर की तरफ देखा, गाड़ी में मुड़ के देखा, तो उस समय उसकी जो मदर थी वो डोजिंग कर रही थी, मतलब सो रही थी. उसकी आंखें बंद हो गई, हम कहते हैं ना कि अपनी लैंग्वेज की उसकी आंख लग गई, उसमें नींद, मतलब नींद आ गई उसको. तो कहते हैं कि उसकी मदर को तो उसको नींद आ गई थी. हर माउथ वॉज ओपन एंड हर फेस लुक्ड वेरी पेल लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. कहते हैं कि उसकी जो मदर का माउथ है वो ओपन हो चुका हुआ था, उसका जो फेस है वो बिल्कुल पेल लग रहा था, जैसे कोई कॉप्स होते हैं, जैसे कोई डेड बॉडी होती है, इस तरह से उसकी मदर लग रही थी. कहते हैं अ पेनफुल थॉट केम टू द पोइट्स माइंड. पोइट्स के माइंड में एक पेनफुल थॉट जो था वो आया. शी रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वुड नॉट लाइफ फॉर लॉन्ग. कहते हैं कि उसको ये चीज़ हुई, रियलाइज़ उसने किया कि अब उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हो गई है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, तो अब वो ज़्यादा देर लाइफ नहीं होगी, जहाँ ज़्यादा देर वो जिंदा नहीं रहेगी. बट सून शी ड्रोव द पेनफुल थाट अवे फ्रॉम हर माइंड. और जल्द ही उसने क्या किया कि जो पेनफुल थाट थे वो अपने दिमाग से उसने दूर कर दिए. कहते शी स्टार्टेड लुकिंग आउट एट द यंग ट्रीज द सीम टू बी रनिंग फास्ट. कहते उसके बाद
जल्दी से उसने क्या किया, बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। उसे ऐसे लगा कि जो ट्रीज़ हैं वो उसकी तरफ आ रहे थे। शी सा चिल्ड्रंस रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस इन जॉय। उसने बच्चों को भी देखा जो बच्चे अपने घरों से निकल रहे थे, खुशी से निकल रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे, रनिंग कर रहे थे। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। उसके बाद वो सिक्योरिटी चेक के लिए जाती है वहाँ से। ओके, स्टैंडिंग अ फ्यू जॉट अवे शी लुक्ड एट हर मदर वंस अगेन। कहते हैं कि थोड़ी दूरी के, कुछ ही जॉट्स, थोड़ी सी दूरी पर वो अपनी मदर को फिर से देखती है। द मदर लुक्ड पेल एंड वीक। उसकी मदर बिल्कुल ही पेल लग रही है, बिल्कुल ही वीक लग रही है। द पोइट फेल्ट इन हर बॉडी एन ओल्ड फेमिलियर एक। अब जो पोइट है उसको एक पुराना सा दर्द जो उसको बचपन में हुआ करता था, वो दर्द अब उसको होना स्टार्ट हो गया। इट वॉज लाइक शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर्स ओवरपावर्ड हर। उसको वो जो बचपन में डर था, वही डर उसको फिर से लगना स्टार्ट हुआ। स्टिल शी स्पोक्स नो वर्ड्स टू हर मदर। और फिर भी उसने अपनी मदर से कोई भी बात नहीं की, कोई वर्ड नहीं कहा। द ओनली थिंग शी सैड वॉज, सिर्फ उसने कौन सी चीज़ कही थी, सी यू सून अम्मा। सिर्फ यही वर्ड्स उसने अपनी मदर को कहे, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला। ऑल शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो भी उसने किया, मतलब जो लास्ट वर्ड उसने बोले, सिर्फ अपनी मदर के साथ वो स्माइल कर रही थी लास्ट टाइम, सिर्फ उसने स्माइल की। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्माइल जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये जो वर्ड रिपीट होता है, ये हमारी रेपिटेशन होती है। तो आगे भी आपको जो पोइम है उसमें भी होगी, काफ़ी ज़्यादा आपकी डिवाइसेस हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो रिपीट हुआ है वर्ड, वो आपकी क्या होती है, रेपिटेशन। ये पोएटिक डिवाइस है बच्चे। अब नेक्स्ट देखिए, आपकी जो पोइम है, सेकेंड पोइम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। इसकी जो पोइट हैं वो हैं स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर जो है, उन्होंने ये पोइम लिखी है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो बच्चे अब हम नेक्स्ट पोइम जो है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो हमने लास्ट पोइम जो है, फर्स्ट पोइम जो है माई मदर एट 66, वो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आता है, तो हमने समरी भी पढ़ी हुई है, हमने पोइम भी अच्छे से की हुई है, तो वो क्वेश्चंस आप उसमें से निकाल सकते हो। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो जितना आपको करवाया गया उसको अच्छे से कर लेना, और पोइम आप अच्छे से पढ़ लेना, और उसकी समरी भी, उसमें से आपके क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पोइम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको मैं पोइट के बारे में बताऊंगी। जो पोइट हैं वो कौन है, स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर जो है, उनका बर्थ हुआ था 1909 और डेथ उनकी हुई थी 1995 में। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेस्ट। वो एक इंग्लिश पोइट थे और एसेस्ट थे, जो ऐसे लिखते। तो कहते हैं, ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। तो बच्चे कुछ बीच बीच में नेटवर्क इशू हुआ था, तो जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं किया तो इसको देख लेना, यूट्यूब पे देख लिया करो। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, इसको आप देख लिया करो लिंक को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से कई बार आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ पाती। तो आज थोड़ा सा हुआ था, तो इस आप देख लेना इस पॉइंट को। यहाँ पे मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहता है कि ही लेफ्ट। अब जो स्टेफन स्पेंडर जो हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड जो थी वो उसने लेफ्ट कर दी विदाउट टेकिंग डिग्री। जैसे हम लोग जाते हैं किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंप्लीट करते हैं एजुकेशन और वहाँ से डिग्री लेते हैं। कहते हैं उसने डिग्री नहीं ली, उसने डिग्री छोड़ दी, उस स्कूल वो जो कॉलेज था वो उसने छोड़ दिया विदाउट टेकिंग डिग्री। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। और उसके बाद वो कहाँ चले गए, बर्लिन इन 1930 में। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। कहते हैं कि वो जो स्पेंडर जो थे, उनका जो इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो किस में था, पॉलिटिक्स में। और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ था कि वो क्या है, एक सोशलिस्ट हैं और पैसिफिस्ट हैं, जिनको मतलब शांति पसंद होती है। तो वो अपने आप को इस तरह से डिक्लेयर कर चुके थे। बुक्स बाय स्पेंडर्स इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशंस। कहते जो उन्होंने बुक्स थी वो देखिए, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल्स ऑफ द मॉडर्न्स एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये सारी उनकी बुक्स के नाम हैं।
an elementary school classroom in a slum. He has concentrated on the theme of the social injustice and class inequality. अब जो पोइम उन्होंने लिखी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है, तो ये वो क्या करना चाहते हैं, वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो ध्यान लोगों का इस तरफ मतलब दिखाना चाहते हैं जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है और जो क्लास इनइक्वालिटी हो रही है उस तरफ वो लोगों का ध्यान लेके जाना चाहते हैं। तो बेटा अब हम पोइम के बारे में पढ़ेंगे। पोइम हम कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये लेंथी पोइम है और एक एक चीज़ क्लियर करवानी है तो बच्चे इसको टाइम लगेगा। कहते बिफोर यू रीड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैव यू एवर visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? कहते हैं कि क्या आपने कभी देखा है, क्या आप कभी विजिट किया है आपने एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं स्लम एरिया में। स्लम यहाँ पे ऐसे गंदगी सी होती है, झोंपड़ियाँ वगैरह होती हैं उस एरिया में। कहते हैं कि अभी आपने स्लम में कोई एलिमेंट्री स्कूल देखा है जहाँ आपने वहाँ पे विजिट किया है? अगर आपने किया है, व्हाट डज इट लुक लाइक, और वो कैसा दिखता है। तब हम पोइम के थ्रू ही इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो पोइट है उसने हमें इसी के बारे में बताया है, जो स्लम एरिया में स्कूल होते हैं वहाँ पे जो बच्चे थे वो कैसे दिखते थे, क्या क्या कमियाँ थी उनके बीच में, क्या क्या उनकी होप्स थी, ठीक है, वो कैसे बच्चे थे, किस तरह का मतलब उनका बिहेवियर था, किस तरह से उनकी अपीयरेंस थी। तो वो सारी चीज़ें पोइट यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करके बता रहा है। तो फर्स्ट जो इसकी लाइन है, फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन जो है इसकी, Far, far from gusty waves, these children's face. कहते हैं far, far from gusty waves. मैं साथ साथ में वर्ड्स मीनिंग्स बोलती जाऊंगी, वो आप लोग नोट डाउन करते जाना। Far, far, FAR होता है, वो दूर होता है। कहते हैं far, far gusty waves. गस्टी वेव्स क्या होती हैं? गस्टी वेव्स होती है स्ट्रॉन्ग वेव्स जिसे हम कहते हैं, एक एनर्जी जो होती है। कहते हैं कि वो जो एनर्जी होती है, दीज चिल्ड्रंस फेस, कहते हैं वो एक जो बच्चों के फेस के ऊपर, जब बच्चों में एक जो एनर्जी होती है, जैसे होता है ना बड़े तेज़ होते हैं, जैसे हम लास्ट पोइम में डिस्कस हमने किया था कि जो बच्चे हैं वो खुशी से बाहर घूम रहे हैं, केयर फ्री होते हैं, जब छोटे होते हैं केयर फ्री होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनको बस अपना होता है खेलना, आगे पीछे जाना। कहते हैं ये जो चीज़ें होती हैं, जब बच्चों के फेस के ऊपर एक खुशी होती है, एक एनर्जी होती है, कहती वो जो चीज़ें थी वो उनसे काफ़ी दूर थी। अब वो बात किसकी कर रहा है? एलिमेंट्री स्कूल जो है कहाँ पर? स्लम एरिया में। वो एक स्कूल के बच्चों की बात कर रहा है, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने बच्चों को देखा है वहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल जो है जो स्लम एरिया में, वहाँ पे उसने बच्चों को देखा तो उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। कहता है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस, कि ये जो बच्चे थे इनके फेस के ऊपर जो एनर्जी होती है, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, वो काफ़ी दूर थी, वो उनके फेस पे नहीं दिख रही थी। कहते हैं लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पॉलर, कहते हैं पैलर, कहते हैं कि जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं वो जंगली जो होते हैं पत्ते, जैसे हम कहेंगे जंगली पौधे जिसे हम कहेंगे, जो यूज़लेस होते हैं, जिसका हम यूज़ नहीं करते। ये लिख लेना इसका मीनिंग भी, कि वो पत्ते जो जिसका हम यूज़ नहीं करते, अनवांटेड जो होते हैं, ठीक है, वो पौधे जो अनवांटेड होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते। तो कहते हैं कि उनके जो बाल थे, उन बच्चों के बाल जो थे, अब क्लास में बच्चे बैठे होंगे स्कूल में, उन बच्चों को वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं वो जो बच्चे बैठे हुए थे उनके जो हेयर उनके ऐसे लग रहे थे जैसे वीड्स होते हैं, रूटलेस वीड्स होते हैं, कि जिनकी कोई जड़ नहीं होती, इस तरह से वो लग रहे थे उनके हेयर। कहते हैं टोन राउंड देयर पैलर उनके मतलब जो पीला सा फेस पड़ गया हुआ था, बिल्कुल कमज़ोरी के कारण, बिल्कुल वीक बच्चे जो थे, तो ऐसे लग रहे थे जैसे पीले से होते हैं बच्चे, इस तरह से लग रहे थे। कहते हैं वो जो उनका पीला सा फेस था, वो उनके इर्द गिर्द जो थे उनके हेयर पड़े हुए थे, और हेयर इस तरह से लग रहे थे जैसे कोई वीड्स होती है, रूटलेस वीड्स होती है, मतलब उनके गंदे से हेयर थे, रफ हेयर थे, मतलब अच्छी सफाई नहीं थी। तो वो बच्चे जो थे, बच्चों में भी कोई एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल डेड, क्योंकि वो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे थे। तो वो कैसे थे? ना तो उनको प्रॉपरली कुछ खाने को मिलता था, ना कुछ पहनने को मिलता था, तो उनका कैसी अपीयरेंस होंगी। तो कहते हैं कि वो जो उनके फेस थे, तो फेस के इर्द गिर्द वो बाल जो थे, जो हेयर जो थे, वो पड़े हुए थे। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड,
अब देखो यहाँ पे वो फर्स्ट बच्चे को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले तो उसने पूरी क्लास के बच्चों को डिस्क्राइब किया कि वो जो क्लास में बच्चे बैठे हुए थे वो कैसे थे। अब वो एक बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है, पर्टिकुलर एक बच्चे को उसने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले उसने एक लड़की को डिस्क्राइब किया है। कहते कि एक टाल गर्ल, एक लंबी लड़की जो थी, हर वेव डाउन हेड, उसका जो हेड था वो डाउन हो गया। मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि बिल्कुल कोई बीमार सा इंसान हो, बीमार सा या एग्जॉस्टेड सा थका हुआ इंसान जो हो, कहते उस तरह से वो लड़की, एक पॉवर्टी की वजह से वो जो लड़की थी उसका हेड जो था बिल्कुल ऐसे डाउन हो गया हुआ था। वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई बीमार इंसान होता है, इस तरह से वो लग रही थी। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। अब देखो, अब वो दूसरे बच्चे को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने किसी को डिस्क्राइब किया है, लड़की को, जो बिल्कुल वेव डाउन हेड लग रही थी, मतलब ऐसे लग रही थी वैसे बिल्कुल एग्जॉस्टेड, बिल्कुल ही इल लग रही थी। तो ये बेचारा इन चीज़ों को थोड़ा याद रखना, इन चीज़ों को कि वेव डाउन क्या मतलब था। ये जो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है उस लड़की को, तो क्या मतलब था। तो इसका मतलब है कि वो क्या करती है, वो लड़की बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल ही इल है, बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड, थकी हुई है, इसकी वजह से उसका जो हेड है वो डाउन हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है बच्चे को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहते हैं द पेपर सीमिंग बॉय। अब ये देखो यहाँ पे कंपेयर किया गया, पेपर सीमिंग बॉय कि पेपर की तरह वो बच्चा लग रहा था। पेपर जैसे ये होता है ना, हमारी बुक का पेपर हो गया, कागज़ कोई भी हो गया, इस तरह से इतना वो पतला लड़का था। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है पेपर के साथ उस लड़के का। तो कहते हैं कि वो बिल्कुल पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह वो लड़का लग रहा था, लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। देखो कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे एज का यूज़ नहीं किया गया। ये आपको मैं बताऊँगी बाद में कि यहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज़ हुई है। तो कहते हैं द पेपर सीमिंग बॉय, जो पेपर की तरह एक पतला सा लड़का था, विद रैट्स आइज़। तो उसकी आइज़ ऐसे लग रही थी जैसे रैट्स की आइज़ होती है, मतलब ऐसे कोई हंग्री इंसान होता है जिसको भूख लगी होती है, थोड़ा सा ग्रीडी सा इंसान लग रहा था। कहते हैं उसकी आंखें इस तरह से लग रही थी, बिल्कुल कमज़ोरी के कारण छोटी छोटी जो डरी हुई आंखें होती हैं, इस तरह से उसकी आंखें लग रही थी। तो यहाँ पे भी उसने रैट्स की आइज़ के साथ उसकी आइज़ जो है वो कंपेयर की हैं। तो यहाँ पे भी डिवाइस बेटा यूज़ हुई है। वो कहते हैं कि द स्टंटेड अनलकी हेयर्स ऑफ द ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल्ड डिसीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। अब उसने दो बच्चों को डिस्क्राइब कर दिया, एक तो उसने लड़की को किया, देन उसके बाद उसने एक बच्चे को किया जो बिल्कुल ही पतला सा लग रहा था, जिसकी रैट की तरह आइज़ लग रही थी। अब वो थर्ड बच्चे को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। कहता है एक बच्चा बिल्कुल अनलकली हेयर, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको फैमिली से होता ना कि जैसे मतलब फैमिली से ही उसको मिलता है जो चीज़ें, कि उसकी फैमिली में भी ये बीमारी है तो उसके आगे बच्चों को भी बीमारी होती है। तो कहते हैं कि वो जो बीमारी थी उसको, उसकी टांगे जो थी, उसकी जो बोन्स जो थी वो बिल्कुल ही ट्विस्टेड थी उस बच्चे की। अब थर्ड बच्चे को भी डिस्क्राइब कर, कहते हैं ट्विस्टेड बोन्स थी उसकी, और वो क्या कर रहा था कि वो रिसाइट कर रहा था अपना लेसन, कहाँ पे बैठ के, डेस्क के ऊपर बैठ कर। कहते हैं कि वो जो उसको जो उसकी ट्विस्टेड बोन्स थी वो उसको कहाँ से मिली थी, उसके फादर से ही मिली थी। क्यों? क्योंकि उसको फादर को भी यही बीमारी थी। देन वो कहते हैं हिज लेसन फ्रॉम दिस हिज डेस्क at the back of the dim class one unnoted sweet and junk। कहता है कि अब तीन बच्चों को उसने डिस्क्राइब कर दिया, फोर्थ वाले बच्चों को वो डिस्क्राइब कर रहा है। कहता है कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कहता है कि डिम क्लास, उस क्लास में इतनी रोशनी भी नहीं थी। कहते हैं उस क्लास में बैक में बिल्कुल लास्ट में वन अननोटेड, एक अननोटेड बच्चा जो था, स्वीट एंड जंग, बिल्कुल मतलब छोटा सा बच्चा, स्वीट था बहुत ही, जिसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। कहता वो वहाँ पे लास्ट में बैठा हुआ था। हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम। कहता कि उसकी जो आंखें थी वो एक ड्रीम देख रही थी, वो एक सपना देख रही थी उस बच्चे की, जो जिसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। तो वो कौन सा सपना देख रही थी? वो देख रहे थे ऑफ क्वेल्स गेम इन द ट्री रूम्स अदर देन दिस। उसकी आंखों में सपना था, और वो सपना क्या देख रहा था कि ये जो क्वेल है, सॉरी स्क्वेल है, जो स्क्वेल है वो कौन सी गेम खेलती होगी अपने घर के अंदर। वो जो ट्री में उसका घर है, ट्री में उसका जो रूम है, वो अपने रूम में इसके अलावा और कौन सी गेम खेलती होगी। इसके अलावा मतलब कि जैसे वो बाहर आगे पीछे घूमती है तो वो बाहर तो दिखती है, कहता है कि वो अपने घर में वो किस तरह की गेम खेलती होगी। तो ये बच्चा अपने ड्रीम ले रहा है। तो यहाँ पे पोइट जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें में बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं तो वो किस तरह से दिखते हैं।
कहते हैं वो उनमें कुछ जान नहीं होती, बिल्कुल ही ऐसे पतले से वो बच्चे होते हैं, तो इस चीज़ को उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो बेटा इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो आपको मैं बताती हूँ, देन उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम उसको कल कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फार 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 मैंने आपको पीछे भी बताया, मैंने कहा कि जो वर्ड रिपीट हो, जो भी वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे पीछे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो रिपीट हुआ था, तो वो कौन सी आपकी पोएटिक डिवाइस थी, वो थी आपकी रेपिटेशन। तो ये भी आपकी रेपिटेशन है, ठीक है। पोएटिक डिवाइस आपकी रेपिटेशन यहाँ पे यूज़ हुई है, फार फार। एक यहाँ पे दूसरी देखो बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे ये जो है आपका फार फार, तो फार फार यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो आपकी क्या है, रेपिटेशन। अब ये चीज़ आ गई, क्योंकि दो सेम ही वर्ड दो बार यूज़ हुआ है, तो वो आपकी क्या आ गई, रेपिटेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी है, नेक्स्ट आपकी जैसे ये फॉर, फॉर फॉर फ्रॉम। अब ये देखिए तीनों आपके कॉन्सोनेंट यूज़ हुए हैं, एफ एफ यहाँ पे यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंट आपके यूज़ हुए हैं। तो ये जो आपकी डिवाइस होती है, मतलब आपके जो लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स बार बार रिपीट होते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हुई है आपकी। देन उसके बाद गस्टी वेव का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था, स्ट्रॉन्ग वेव्स जो होती हैं, एनर्जी जो होती है बच्चों में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बेटा, अब उसने इसका मैंने पहले का मतलब बता दिया था कि पेल इंसान जो होता है, बिल्कुल कमज़ोर सा इंसान जो लगता है, वो उसे बोला जाता है। अब मैंने अब यहाँ पे कहा था, मैंने कहा था कि कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हुई हैं। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए लाइक 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 रूटलेस, कहते हैं कि चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस। तो लाइक जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, रूटलेस वीड्स, तो यहाँ पे वीड्स के साथ, रूटलेस वीड्स के साथ बच्चों के फेस को कंपेयर किया गया है, और इसमें यूज़ किसका किया गया है, लाइक का। जब लाइक का यूज़ किया गया है तो ये आपकी कौन सी डिवाइस होगी, सिमली, ठीक है। तो ये आपकी सिमली होगी, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तभी मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये आपकी क्या है, सिमली यहाँ पे यूज़ हुई है। देन देखिए नेक्स्ट आपकी पोएटिक डिवाइस, द पेपर सेमिंग बॉय, द पेपर सेमिंग बॉय। तो आपको मैंने कहा था कि पेपर की तरह जो बच्चा दिख रहा था, तो यहाँ पे भी कंपेयर किया गया, पेपर के साथ बच्चे का कंपेयर किया गया, बट यहाँ पे लाइक का यूज़ नहीं किया गया, एज का यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया हो, लेकिन लाइक और एज का कंपेयर नहीं किया गया हो, वो होती है आपकी मेटाफर। और जहाँ पर आपके कंपेयर किया गया हो लेकिन सिमली, सॉरी, लाइक और एज का यूज़ किया हो, वो आपकी क्या होती है, सिमली, ठीक है। तो सिमली आपकी क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी, और विद यूजिंग एज और लाइक, ठीक है। लाइक और एज वर्ड को यूज़ करके आपकी जो सिमली होती है वो बनती है, और विदाउट यूजिंग एज और लाइक आप जो कंपैरिजन करते हो वो आपका क्या होता है, मेटाफर। तो यहाँ पे उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया, तो ये आपका क्या है, मेटाफर। अब देखिए नेक्स्ट, रैड्स आइज़। अब उस लड़के की आइज़ जो हैं वो भी रैड्स आइज़ जो हैं वो उसके साथ उसका कंपेयर किया गया, तो ये भी आपका क्या है, मेटाफर, मेटाफर, ठीक है। मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये आपकी कुछ पोएटिक डिवाइसेस थी जो आपको करनी है। आप जब लिखोगे इसको तो ये पोएटिक डिवाइसेस अलग से लिख लेना, इसकी डेफिनेशन जो है वो कोशिश करना कि आप अलग से लिख पाओ। अगर नहीं होगा तो मैं किसी दिन आपको जितनी भी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये मैं आपको सारे लिखवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।